बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिस पे मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। अगर आपको कोई इमिग्रेशन से जुड़ा मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन मेरी तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है कि जब आपकी कॉल हमसे कनेक्ट हो जाए तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। तो हमेशा प्रोग्राम से पहले हम अपडेट करते हैं, लेकिन क्योंकि लास्ट 4 वीक से हमारा ये ज़्यादा टॉपिक चल रहा था वो यूरोपियन के बारे में कि ब्रेग्जिट के बाद क्या चल रहा था, और स्पेशल जो कि दिसंबर की डेडलाइन फिनिश हुई है और अब जो कि जून तक जो टाइम मिला हुआ ग्रे टाइम, इसके अंदर अंदर अगर कोई यूरोपियन यूके में रह रहा है तो उसके पास राइट है कि वो अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करे, या अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं तो यहाँ पे रहते हुए अपने आप को प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट के तहत अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो डेडलाइन है वो 30 जून है और बाकी तमाम चीज़ें कवर हो चुकी हैं ऑलरेडी काफ़ी सारी डिटेल के साथ। तो आज कॉल ज़्यादा लेने का इरादा है, कॉल ज़्यादा लेते हैं ताकि उनमें फिर तफसील के साथ बातें करते रहेंगे। तो लेते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, मेरा लॉन्ग रेजिडेंस पे सवाल है। मैंने आपको पूछना था कि मैंने 2012 में अपनी एक्सटेंशन जमा करवाई थी। राइट। तो 2016 से मैं 19 तक साइनिंग भी करता रहा हूँ। इस दौरान मेरी काफी कोरेस्पोंडेंस भी हुई होम ऑफिस के साथ, और 2020 में उन्होंने मुझे वीजा दे दिया वैसे ना। तो ये सारा प्रूफ चल सकता है मेरा, जो मेरी कोरेस्पोंडेंस हुई और मेरे तो जो आप 2016 से या 12 से लेके 19 तक रहे हो, क्या वीजा था आपके पास, क्या केस चलता था आपका? मेरा टॉयक पे केस था, लेकिन मैंने 2012 में जमा करवाया था और उन्होंने 2020 में मुझे वीजा दिया। और उसके दौरान आपको वीजा कहाँ से मिला है, लोअर कोर्ट से या जुडिशियल रिव्यू से? ये मुझे मिला था कोर्ट से, मुझे राइट ऑफ अपील मिला था ना। राइट। तो मैंने अपील विन की थी, तो मुझे फिर उन्होंने फिर वीजा दिया 2.5 साल का। मेरा फिर सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपने 2012 में अप्लाई किया, रिफ्यूज हो गया, और उसकी अपील 2019 में 9 साल के बाद हुई, 8 साल के बाद? नहीं, उसके बाद मेरी 4 अपीलें हुई ना। ओके। आप कभी जुडिशियल रिव्यू में गए थे? मैं जुडिशियल रिव्यू में गया था, लेकिन होम ऑफिस ने कहा था आप जुडिशियल रिव्यू विथड्रॉ कर ले, हम आपके अपना डिसीजन रिकंसीडर कर लेंगे। ठीक। ओके मेरे भाई, लॉ के मुताबिक तो ये है कि या तो आप यूके में 10 साल गुजारें लीगल और हमेशा अपने प्रायर टू एक्सपायर जो लीव आपने यहाँ पे एक्सटेंशन की हो, अप्लाई किया हो, 2 के वीज़ा आपको बाद में मिला हो, तब भी आपकी 3C लाइव रहती है। सेकंड ये है कि अगर आपने एप्लीकेशन डाली होम ऑफिस में, वो रिफ्यूज़ हो गई और आप कोर्ट अपील का राइट मिल गया, कोर्ट में चले गए, आपको राइट ऑफ अपील मिल गया, आप कोर्ट में चले गए, और जब तक आपका मैट्रिक कोर्ट में चल रहा है तो आप लीगल या 3C आपकी लाइव होगी। अगर आपका पेंडिंग है मैटर इन द कोर्ट, अपने फिर फ्रेश एप्लीकेशन डाल दी, या उस फ्रेश के बाद फिर मतलब अगर तो कोर्ट और होम ऑफिस के अंदर आपकी एप्लीकेशन है और कोई गैप नहीं आ रहा, सो प्रायर टू एक्सपायर और प्रायर टू डिसमिस आप काम करते रहे तो फिर तो आपकी 3C लाइव रहेगी। लेकिन अगर आपका मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ, मेरी 3C लाइव है, मैं ये बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरी होम ऑफिस के साथ कोरेस्पोंडेंस है सारी, और जो मैं साइन करता रहा हूँ, मेरे 3 बच्चे जो हैं उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, इन सारों को वो प्रूफ मानेंगे मेरी लॉन्ग रेजिडेंसी का कि मैं कंटिन्यूस यहाँ पे रहा हूँ? ओके, आपने मेरी भी लाइफ आसान कर दी, अपनी भी। अगर तो आपकी 3C लाइव है, आप कहते हो, या आप उस पर कॉन्फिडेंट हो, तो आपके प्रूफ के लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पासपोर्ट दें और जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं सफिशेंट है, और आपने साथ एक डिक्लेरेशन देना है कि मैंने इंटर हुआ हूँ यूके में इस डेट को, और उससे लेके आज तक मैं यहाँ रहा हूँ, क्योंकि कोर्ट में मेरा मैटर था, राइट ऑफ अपील नहीं था, काम नहीं करता था, राइट ऑफ वर्क नहीं था, जो भी तमाम करस्पॉन्डेंस आपके पास होगी। अगर कुछ पेपर शॉर्ट भी होंगे तो आपका जो एफिडेविट या स्पॉन्सर लेटर है, आई डू अंडरस्टैंड कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मांगते हैं कि प्रूफ दो कि आपके पास क्या प्रूफ हैं। अगर आपके पास कोई यूटिलिटी बिल्स कम भी होंगे, आपके पास कोई और चीज़ें अगर कम हैं, लेकिन ये प्रूफ काफ़ी है कि आप यहाँ पे 10 साल से हो और उनके पासपोर्ट पे स्टैंपें लगी होती हैं,
और जो वीज़े मिले हुए हैं आपको वो तमाम चीज़ों के प्रूफ करते हैं। क्योंकि अगर आपने 10 ईयर की बेस पे अप्लाई करना होता है ना, तो फिर सिर्फ उनको जब बताओगे अपना पासपोर्ट दोगे तो ऑटोमेटिक सिस्टम उसको पिक कर लेगा कि आपने 10 साल से यहाँ पे हैं या नहीं है। और इसलिए बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे दें। और अगर 3C आपकी लाइफ है, बिल्कुल आप क्वालिफाइड करते हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन की जाए और आपको यहाँ पे रहते हुए इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी सर, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या मेरा भाई? ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ रियाज भाई, ये पूछना था कि हम यूरोपियन मेंबर हैं राइट। और हमें पाँच साल हो गए हैं इधर पूरे, और अभी इंडेफिनिट अप्लाई करना है। ठीक। और मेरी वाइफ के पास पहले यूरोपियन नेशनलिटी थी और मेरे पास नहीं थी। ठीक। और 1 साल हो गया, मुझे भी अब मिल गई है। ठीक। तो मैंने काम नहीं किया थ्रू आउट 5 ईयर ना। ठीक। तो अभी एप्लीकेशन डालनी थी, तो वो इधर जो सोलिसिटर थे वो कह रहे थे भाई काम का इसमें कोई इशू नहीं है ना, आप अगर काम ना भी किया हो ना, लेकिन आप एप्लीकेशन अपने तौर पे इंडिपेंडेंट डाल सकते हैं। तो सवाल ये क्या पूछना था कि आपका सवाल क्या है मेरा भाई? सवाल ये है कि डाल सकता हूँ कि नहीं डाल सकता। ठीक ठीक। मैंने काम नहीं किया कि आपके केस। ओके और सवाल आपका है कि बस सिर्फ एक सवाल था आपका? जी ये ओके थैंक यू मेरे भाई। देखिए, दो चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली। पहली बात तो ये है कि आप यूरोपियन नेशनल के डिपेंडेंट थे, आपकी मिसेज यूरोपियन नेशनल थी, आप उसके डिपेंडेंट थे। जब ये सिनेरियो हो तो जब आप 5 साल के बाद अप्लाई करते हो सेटलमेंट, तो उसके वक्त आपने यूरोपियन नेशनल होता है, उसने साबित करना है कि वो 5 साल यहाँ पे रहते हुए अपने यूरोपियन टीटी राइट को यहाँ पे एक्सरसाइज किया है। उसके डिपेंडेंट पे जो टीटी राइट्स हैं अगर उसने एक्सरसाइज नहीं भी किए होंगे तो तब भी काम चल सकता है। आपके केस में ये था कि आपकी मिसेज यहाँ पे यूरोपियन थी, उसने ये साबित करना था कि वो यहाँ पे 5 साल रही है और 5 साल रहते हुए हमेशा उसने अपने यूरोपियन टीटी राइट को एक्सरसाइज किया है। वो फुल टाइम थी, एम्प्लॉय थी, सेल्फ एम्प्लॉय थी, फुल टाइम स्टूडेंट थी, या मिक्स एंड मैच था कि कभी 1 साल एम्प्लॉय फिर सेल्फ एम्प्लॉय या फिर उसके बाद स्टूडेंट। तो किसी भी सूरत में अगर यहाँ पे रहते हुए उसने 5 साल के अरसे में अपने कोई ना कोई राइट्स एक्सरसाइज करती रही हैं, उनको साबित करना ज़रूरी था। जो उसके डिपेंडेंट हैं उनके लिए ये कंडीशन नहीं है। उन्होंने इंडेफिनिट अप्लाई कर लिया। अब आपके पास एक प्लस पॉइंट आ गया कि आप यूरोपियन के डिपेंडेंट, आपको वीज़ा मिला था, लेकिन उसी दौरान आपकी यूरोपियन नेशनलिटी भी हो गई, बट स्टिल आपका यूके के अंदर जो स्टेटस था वो यूरोपियन डिपेंडेंट के तौर पे आपने 5 साल पूरे किए। 5 साल पूरे करते हुए आपको इंडेफिनिट मिल गया, ये सेटलमेंट मिल गई, और उसके बाद आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। बस अब आपको एक काम करना होगा कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है, B1 पास करना है, और आपने 6 साल जहाँ पे रहे उसका प्रूफ देना है, आप नेशनलिटी के लिए क्वालिफाइड करते हैं। सेटलमेंट वीज़े के बाद या जो PR के बाद या इंडेफिनिट के बाद हस्बैंड एंड वाइफ का जो इमिग्रेशन स्टेटस है वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर आपकी वाइफ ने नेशनलिटी, ब्रिटिश नेशनलिटी पे अप्लाई कर भी दी है तो ये मैटर नहीं करता कि आप अकेले क्यों अप्लाई करोगे, या आप इकट्ठे भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। या इवन अगर आपकी मिसेज अब नेशनलिटी नहीं भी अप्लाई करती तो आप अपने अगर क्वालिफाइड हो गए तो आपके पास राइट है कि यस उसके बगैर भी आप खुद भी कर सकते हो। तो इसलिए PR के बाद, सेटलमेंट के बाद और स्पेशल इंडेफिनिट के बाद ये जो जॉइंट फैमिली वाली एप्लीकेशन वाला कंसेप्ट ख़त्म, नेशनलिटी इंडिविजुअल तौर पे भी अप्लाई की जा सकती है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो हेलो जी फरमाइए मैडम। हेलो जी, मेरा क्वेश्चन मेरे हस्बैंड के बारे में है। जी प्लीज पूछिए जी। मेरे पास असाइलम का वीज़ा है। राइट, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है, बोले सवाल क्या आपका जी? हाँ, तो मेरे पास असाइलम का वीज़ा है, तो मैं ये सवाल करना चाहती थी कि मेरे हस्बैंड यहाँ ओवरस्टेयर हैं, तो उन्होंने वीज़ा अप्लाई किया है अब ऑन फैमिली रियूनियन के तौर पे, तो उनके क्या चांसेस है कि उनको वीज़ा ग्रांट हो जाएगा? ठीक, आपके बच्चे भी हैं यहाँ पे? हाँ जी, बच्चे भी हैं। ठीक, देखें, जो लोग यूके के अंदर विदाउट लीव टू रिमेन रह रहे होते हैं उन पे एक कंडीशन आती है हमेशा कि वो विद इन इमिग्रेशन रूल स्विच नहीं कर सकते विद इन कंट्री।
लेकिन अगर उस मैटर में जैसे आपका रिफ्यूजी स्टेटस है, या अगर आपके पास इंडेफिनिट होता, या आपके पास इवन ब्रिटिश नेशनलिटी होती, इन तीनों सूरतों में, या इवन आपके पास ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन का वीज़ा भी होता, तो इन सूरतों में अगर आपने पार्टनर को साथ इंगेज करना हो या उसने स्विच करना हो वेयर उसके पास लीव टू रिमेन नहीं हो, तो ये मोर लाइकली तो वो कहते हैं कि आप अंडर द इमिग्रेशन रूल्स कहा जाता है कि आप जाके अपना एंट्री क्लियरेंस करवाएं या वीज़ा लेके आएँ। लेकिन अगर यहाँ बच्चे हों तो फिर बच्चों के जो राइट्स हैं उनको प्राइमरी कंसिडर करते हुए, स्पेशली उनके इंटरेस्ट को, तो होम ऑफिस एक डिस्क्रिशन लीव ग्रांट कर देता है। अब आपके केस में दो के वो अंडर द इमिग्रेशन रूल्स क्वालिफाइड नहीं करते, लेकिन यस ऑफ कोर्स आप अगर आपके पास ये केस है या आप ये इस्टेब्लिश करते हो या आप ये प्रूफ देते हो कि इनके जाके आने से हम मेरे पे या मेरे बच्चों पे इफेक्ट होगा, तो यस यहाँ पे जो केस वर्कर है वो इसको पॉजिटिवली कंसिडर कर सकता है। क्योंकि बच्चों का जब मामला आता है तो फिर ये एक सेंसिटिव इशू भी है, और स्पेशली उनको एक डिस्कशन लीव ग्रांट हो सकती है ऑन द कंपैशनेट ग्राउंड्स। के रीज़न ये है कि इमिग्रेशन रूल्स इसको अलाउ नहीं करते, लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर या फैक्ट ऑफ द सर्कमस्टांसेस हैं ऑफ दिस फैमिली, वो ये कहते हैं कि सिर्फ जाके वीज़ा लेके आना इस सर्कमस्टांसेस में कि जिस पे वाइफ और बच्चे इफेक्ट होंगे, तो यहाँ पे उनको अपनी पावर को यूज़ करते हुए प्लीज़ यहाँ पर डिस्कशन ग्रांट की जाए। अगर तो वो यहाँ पे लीगल होते तो और डिफरेंट थी। अब क्योंकि आपने एक तो ये पार्ट हो गया, सेकंड ये भी है कि अगर आपने पहले ये बताया था कि शादी से असाइलम से पहले, ग्रांट होने से पहले कि वो यहाँ पे हैं, तो उनको जो भी असाइलम से पहले अगर फैमिली होती है तो वो फैमिली रीयूनियन हो सकती है ईदर फ्रॉम द विदिन कंट्री और आउट ऑफ द कंट्री। तो इन दोनों सूरतों में आपके पास दो राइट्स हैं कि क्या आपने फैमिली रीयूनियन करना है अंडर द असाइलम रिफ्यूजी स्टेटस, और या वो आपको ज्वाइन करने जा रहे हैं अंडर द ह्यूमन राइट्स के आपके पास रिफ्यूजी स्टेटस है, और बच्चों को और आपके सर्कमस्टांस को देखते हुए वो आपके अंडर द ह्यूमन राइट्स भी आपके एज ए डिपेंडेंट या अपनी फैमिली वीज़ा यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपने जो मेन चीज़ है कि वो बच्चों की डिपेंडेंसी और पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन, ये चीज़ें सारी आपने साबित करना होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। हेलो जी 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 फरमाइए, आप लाइव हैं जी, सवाल क्या आपका? अच्छा, मेरा सवाल है जनाब कि जब ILR के बाद सिटीजनशिप अप्लाई की जाती है, राइट, तो बायोमेट्रिक के बाद क्या बंदा वापस पाकिस्तान जा सकता है या नहीं जा सकता? एक तो ये मेरा सवाल है। ठीक। दूसरा मेरा सवाल है जनाब कि जैसा कि ILR के बाद जो 1 साल होता है जिसमें हमने सिटीजनशिप अप्लाई करनी होती है, नॉर्मली तो ILR से पहले वो कहते हैं जी आप 180 डेज बाहर रह सकते हैं, यानी कि 6 महीने रह सकते हैं। ILR के बाद उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि साल के दौरान आपने 90 डेज बाहर रहना है। आपका सवाल पूछिए, मुझे लो छाड़ना। हाँ, अब सवाल क्या वो दूसरा सवाल ये है कि अगर 90 डेज से ज्यादा जो ILR का पीरियड है, जो कि 1 साल के बाद हमने नेशनलिटी अप्लाई करनी ठीक, होती और कोई सवाल आपका है? अगर मैं समझ गया जी, उसमें आपका सवाल 6 समझ महीने गया। से ज्यादा दिन गुजर जाएं तो भाई मैं सवाल समझ गया आपका, कोई और सवाल है आपका? नहीं, और नहीं। ओके, थैंक यू। पहली बात तो ये है कि अगर किसी बंदे की यहाँ पे पेंडिंग एप्लीकेशन हो फॉर द नेशनलाइजेशन के लिए, तो यस उसने ट्रैवल करना हो तो वो कर सकता है, कोई इसमें इशू नहीं है। लेकिन फिर भी एज ए केस वर्कर या एज ए लॉ मैन, मैं हमेशा या लॉ स्टूडेंट, हम हमेशा क्लाइंट को, व्यू को रिकॉल कहते हैं कि अगर आपको इंतहाई कोई एमरजेंसी ना हो तो प्लीज़ अवॉइड करें। जहाँ पे आपने पहले इतने टाइम गुजार लिया तो वो 2-3 महीने का थोड़ा सा और सब्र कर लें। अगर वो बहुत कोई एमरजेंसी हो तो यस यू कैन ट्रैवल, बाय लॉ आपको कोई आपके रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन सेफ साइड अच्छा होता है कि आप ट्रैवल करेंगे, फिर दोबारा आपके पास वो आपका नेचुरेशन आ जाएगा, आपको फिर आके सेरेमनी अटेंड करनी पड़ेगी, फिर आप उसको पोस्टपोन करोगे तो या भागना पड़ेगा। तो प्लीज़ कोशिश करें कि सारी हसल से बचने के लिए अगर आपको ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा आपके लिए। लेकिन कोई मजबूरी हो तो यस बाय लॉ आप चले जाएं, आपकी पेंडिंग एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब सेकंड सवाल था टाइम का। देखिए टाइम वो जो 180 डेज़ हैं वो हैं 5 साल के अंदर ड्यूरिंग द एज ए स्पाउस वीज़ा, या जो 5 साल आपने स्टेटस गुजारा है। लेकिन जब आपको इंडेफिनिट मिल जाता है उसके बाद आपके पास राइट है कि आप जब मर्ज़ी जाएं यूके से बाहर, जब मर्ज़ी आएँ।
लेकिन नेशनलिटी की कंडीशन में रिमेन करती है स्टिल कि अगर आपने नेशनलिटी अप्लाई करनी है तो उस साल आपके 90 डेज से ऊपर डे आउट ऑफ कंट्री नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा। अनटर्नस को फिर अगेन कोई ऐसी रीज़न, कोई एमरजेंसी बन गई थी तो समझ आ रही है। लेकिन अगर आपने टिकट करवाई है 6 महीने बाद वापस आने की और फिर साबित कर रहे हो कि मैंने जल्दी आना था, मूड नहीं बना, वो कहेंगे बताओ टिकट दिखाओ भाई, आपने टिकट बुक करवाई थी, जा इसलिए को रहे हो, 6 महीने बाद वापस आ रहे हो और उसके पे कह रहे हो कि एमरजेंसी बनी, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलने वाला। तो आइडियली कि अगर नेशनलिटी इंडेफिनिट के बाद 1 साल का टाइम होता है, उसमें सिर्फ 90 डेज अलाउ होते हैं टू स्पेंड आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन अगर ज़्यादा दिन गुजर जाएं तो फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिन हों, लेट्स से 6 महीने, तो फिर आपका टाइम दोबारा क्लॉक स्टार्ट होगा, जो आपने 3 साल फिर दोबारा वेट करना पड़ेगा आपको नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। तो जस्ट कीप इन माइंड, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम हुआ ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल, जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक क्वेश्चन था कि मैंने अभी अपना लॉकडाउन में भी अभी 2 महीने पहले अपना एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। राइट। और उसमें जो मैंने वो एक सोपरा स्टीरा की वेबसाइट होती है, वहाँ पे मैंने सारा कुछ खुद ही किया। वो उसमें मैंने अपॉइंटमेंट भी हो गई थी, फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ हो गए थे। लेकिन उसके बाद ना तो अभी तक होम ऑफिस ने कोई कंफर्मेशन ईमेल सेंड की, ना कोई लेटर सेंड किया, ना ही कोई इस तरह का बताया कि आप हमारे पास आपकी एप्लीकेशन आ गई है या हम उस पर काम कर रहे हैं, या कुछ भी नहीं। सब वो जो अगर मैं अभी भी उस वेबसाइट में लॉगिन होता हूँ तो अभी वहाँ पे अपॉइंटमेंट अभी शो होती है और वो मुझे ऑप्शन भी देते हैं कि आप कैंसिल कर सकते हो। वो 16 दिसंबर की थी, वो ऑलरेडी मैंने अटेंड की हुई है। तो उसका अभी मैंने होम ऑफिस से पूछा है, वो हमें कह रहे हैं हम अभी कुछ बता नहीं सकते, ना उन्होंने वो बात ही नहीं करते, उन्होंने मुझे सारा ना केस आईडी। ओके, मुझे बताना कि आपने बोला कि मैंने एप्लीकेशन की है और उसके बाद अपने दिसंबर में बायोमेट्रिक भी आपका हो गया है? जी जी। तो फिर आप क्या कंफर्मेशन मांग रहे हैं? आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है आपके उनके पास? नहीं, तो उनके ना तो मुझे अब तक उन्होंने कोई ईमेल भेजी है कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास आ गई है, हम उस पर काम कर रहे हैं, या इस तरह कुछ भी नहीं। लेकिन जब वो दूसरी वेबसाइट है सोपरा स्टीरा की, उस पर मैं अगर लॉग इन होता हूँ तो अभी भी वहाँ पे ऑप्शन मौजूद होती है कि आपकी जो अपॉइंटमेंट स्टिल अवेलेबल है, आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। ओके राइट। लेकिन वो तो ऑलरेडी मैंने अटेंड की है। ओके, नो प्रॉब्लम। मेरे भाई, पता क्या हो क्या रहा है कि ये 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं। आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करते हो और उसके बाद वो आपको कहते हैं कि अपनी यहाँ बायोमेट्रिक करें, वो एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है। और उसके बाद आपका जो थर्ड पार्ट है कि आपने जो तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने अपलोड करके वहाँ पे सेव करने हैं। अगर तो आपने तमाम अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं तो इट मीन कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है। ठीक, अगर आपने नहीं किए तो वो आपको दोबारा कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। लेकिन वो जो आपका कंसेप्ट है, जो पहले पुराना दौर था, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट 2-3 ईयर्स बैक, कि जब आप एप्लीकेशन करते थे उसमें क्योंकि आप हार्ड कॉपी अप्लाई करते थे, बाय पोस्ट करते थे, तो आपको इन राइटिंग में लेटर जब बाय ईमेल आ जाता था कि आपकी एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है, इसको हम कंसिडर कर रहे हैं और तकरीबन 6 माह लगेंगे, हम आपको अप्लाई करेंगे। लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है, लिहाजा कन्फर्मेशन ऑटोमेटिकली इटसेल्फ जो आपने अपलोड करना है या सबमिशन है, वो इटसेल्फ कन्फर्मेशन है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। अब सिर्फ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो टेक्निकल पॉइंट है, वो ये चेक कर लें कि जब आपने बायोमेट्रिक किया है या उससे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए थे या नहीं किए थे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए टाइम होता है कम से कम बायोमेट्रिक से पहले। अगर बाद में भी किए हैं तो महल वो पूछ सकते थे, लेकिन मोस्ट लाइकली आपको अपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जब आप सबमिशन करते हो एप्लीकेशन, आपसे फ़ीस मांगते हैं, फ़ीस पे करते हो, फिर आपको वो लिंक देते हैं कि आप अपने बायोमेट्रिक बुक करवाते हो। अब एप्लीकेशन सबमिशन में और बायोमेट्रिक में 10 डेज़ का गैप है या 15 डेज़ का, तो उसके अंदर आपने तमाम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। लेकिन क्योंकि दिसंबर और जनवरी में डेट्स नहीं मिल रही थी और काफ़ी डिले जा रहा था बायोमेट्रिक के लिए, और वो अपने आपकी हो गई हैं, तो इसका मतलब ये कि आपकी एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस है।
लेकिन क्योंकि आजकल 4 माह लग रहे हैं, 6 माह लग रहे हैं, फिर भी आपके पास राइट है और वो कॉल कर लो, आपको बता देंगे। लेकिन वहाँ से रिप्लाई यही आता है कि आपका हम कुछ बता नहीं सकते, आप अपने खुद एंड पे जाके ऑनलाइन जाके चेक कर लें। तो मेरे ख्याल में अगर आपने तीनों स्टेप कर लिए हैं फिर आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एप्लीकेशन हो गई, फ़ीस पे कर दी, बायोमेट्रिक आपके हो गए और अपने अगर तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए और चले गए हैं, फिर आप रिलैक्स करें, वो 4 से 6 माह में आपको डिसीजन दे देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, यस। हाय मैडम, यू आर लाइव, व्हाट्स योर क्वेश्चन? सर मेरे 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला ये कि मैं इटालियन हूँ और मेरे मम्मी इंडिया से आए हैं, राइट। तो उनके बायोमेट्रिक्स जब फिंगर हो जाते हैं उसके बाद कितनी देर में आएंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब उनके बायोमेट्रिक्स आ जाए और उसके वो यहाँ यूके से कितनी देर बाहर रह सकते हैं, जैसे इंडिया रहना हो उन्हें, कितना समय मैक्सिमम वो बाहर रह सकते हैं? जो आपके क्वेश्चन है जी। तो मैडम जो आपके पेरेंट्स हैं वो यूके के अंदर है इस वक्त? हाँ, इस समय यूके में है। वो इंडियन नेशनल है पर हम इटालियन हैं। हम लोगों ने डिपेंडेंट उनको यहाँ पे बुलाया है। आपने उनका यूरोपियन डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई किया है। यूरोपियन डिपेंडेंट हो, ब्रिटिश डिपेंडेंट हो, इसके लिए तमाम के लिए जो एक जनरल प्रिंसिपल है वो ये है कि यू कांट स्टे मोर देन 90 डेज इन 1 ईयर आउट ऑफ द कंट्री। लेकिन इस पर कोई रिटर्न ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि अगर आप एक दिन ऊपर होता है तो क्या होगा यूरोपियन ख़ास तौर पे। लेकिन अगेन ये एक जनरल प्रिंसिपल है, ये प्रैक्टिस ऑफ इनका जो कंसिडरेशन है होम ऑफिस की, वो केस अगर चेक करता है कि क्या आपने यहाँ पे कितना टाइम गुजारा है, स्पेशल फॉर द यूरोपियन। उसकी रीज़न ये है कि ये नहीं हो सकता कि आपने उनको वीज़ा अप्लाई किया एज ए डिपेंडेंट, वो आ गए, वीज़ा लिया, 6 महीने का 5 साल का वीज़ा मिला, वो चले जाएं और 2 साल के बाद दोबारा आएँ या 3 साल के बाद फिर नेशनलिटी अप्लाई करें। ये अनफॉर्चुनेट मुझे लगता नहीं कि ये हैपन होगा। तो इसलिए नेशनलिटी का तो नहीं, यही पूछना था कि अगर, क्योंकि अभी वो थोड़ा उनको जैसे इंडिया में थोड़ा काम है तो वो जाना चाहते हैं कुछ लंबे समय के लिए, तो वो कितनी देर मैक्सिमम, हमारा क्वेश्चन ये था, कितनी देर तक रह सकते हैं? और दूसरा ये था कि उनके बायोमेट्रिक्स कब तक आ जाएंगे, जो फिंगर के बाद? ओके ठीक है, लेट मी फिनिश। ओके, कंट्रोल प्लीज। राइट। अब सेकंड ये बात है कि मैं कहता हूं कि आपको 90 डेज से ज़्यादा बाहर नहीं रहना चाहिए। एज ए सोलिसिटर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। अब आप कहते हो कि भी मजबूरी है, नथिंग हैपन, वी हैव टू हैव गो, वी हैव टू हैव स्टे फॉर सम टाइम्स। अब वहाँ पे रहते हो, अब आपके पेरेंट्स को वीज़ा मिल गया यहाँ पे 5 साल का, उनको 6 महीने साल वहाँ रहना पड़ गया, अब रह के आते हैं। लेकिन जब 5 साल के बाद अप्लाई करेंगे, अगर तो आपकी जस्टिफिकेशन भी रीज़नेबल हुई तो यस केस इसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर ना हुआ तो उस वक्त उसके पास राइट है कि आपको एक्सटेंशन दे देगा वीज़ा। फिर आपको जब आपने लास्ट 5 साल पूरे किए होंगे तो फिर उसके बाद वो आपको सेटलमेंट वीज़ा दे सकते हैं। तो जस्ट कीप इन माइंड, आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं होना कि वो आपसे फ़ोन करेगा या ईमेल करेगा, भाई आप रीज़न बताओ क्यों किया था, तब मैं डिसीजन लूँ। शायद ये मुमकिन नहीं होगा। तो आइडियली अगर बहुत मजबूरी ना हो तो यस, शुडंट स्टे मोर देन 90 डेज़। और दूसरा सवाल था कि अपने बायोमेट्रिक हुए डिसीजन कब आएगा। आपको सबको पता है कि दिसंबर तक बहुत बैकलॉग चल रहा था, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया। हम समझते हैं कि 2 से 3 माह में डिसाइड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन, दिसंबर डेडलाइन थी, बहुत सारी एप्लीकेशन गई हैं, टाइम यूँ समझने कि 4 से 6 माह भी लग सकते हैं। जो दिसंबर में एप्लीकेशन गई हैं अभी वो कंसिडर हो रही हैं, इसलिए अभी आप मार्च स्टार्ट हो गया, बायोमेट्रिक हो गए, एप्लीकेशन पेंडिंग है, वेट करें। लेकिन तकरीबन 4 माह भी लगा के चलें, से 4 से 6 माह लग सकते हैं इसको डिसीजन आने में। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फरमाइए जी। मेरे 2-3 छोटे-छोटे क्वेश्चन है सर। जी प्लीज गो अहेड। पहला ये है कि जो पाकिस्तान से शादी करके यहाँ पर आते हैं वो जो मिलता है 2.5-3 साल का वीजा, उनको 10 साल के बाद अप्लाई करना होता है या 5 साल के बाद PR मिलने के बाद लाइफ इन द यूके मिलती है, वो करनी होती है? ठीक। और दूसरा ये है कि जो यूरोपियन नेशनल होते हैं, मेरी सिस्टर लॉ है, उन्होंने प्री स्टेटस लिया था लास्ट ईयर इन सितंबर, तो वो 1 साल वेट करने के बाद नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक, या कि वेट कर सकते हैं? तीसरा क्वेश्चन ये है कि मुझे डिस्क्रिप्शनरी लीव मिली थी 3 साल की 2012 फरवरी में,
1 साल पूरे होने के बाद मुझे फिर इंडेफिनिट लीव टू मिली। अभी ये पूछ रहे हैं कि ये 10 साल कब से कंप्लीट होंगे, जब 12 से 22 में नेक्स्ट ईयर, या जब मैंने केस डाला था तब से? ये मेरे 3 क्वेश्चन है। थैंक यू, वेट करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आपने बेसिकली 3 सवाल है, लेकिन 3 सवाल आपने ना पूरे इमिग्रेशन पूछ दी है। ये तीनों डिफरेंट कैटेगरीज हैं। नंबर 1, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपका ये था कि आपको डिस्कशन लीव मिली है। डिस्कशन लीव जुलाई 2012 में ये लॉ आया था। उसके मुताबिक ये है कि जो लोग अगर इमिग्रेशन में क्वालिफाइड नहीं करते, ड्यू टू फैमिली एंड प्राइवेट लॉ की बेस पे उनको 10 साल के रूट पे डाल दिया जाता है। और जब से उनको फर्स्ट वीज़ा मिलता है, इसका मतलब ये बनता है कि जो पहला उन्होंने टाइम गुजारा था, या तो उनके स्टेटस में वो गैप आ गया था, या जिस कैटेगरी में अप्लाई किया था उसमें वो क्वालिफाइड नहीं करते थे, या अनफॉर्चुनेटली वो इलीगल थे, बच्चों की बेस पे 7 साल पूरे किए थे, या वो 14 साल थे। बट किसी भी रीज़न से अगर किसी बंदे को वो इमिग्रेशन रूल्स में क्वालिफाइड नहीं करता था, या वो इलीगल था, उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसको डिस्कशन नहीं मिल गई, तो उसके फर्स्ट लेटर के सेकंड पेज और थर्ड पेज लिखा आता है कि हमने आपको दो कि क्वालिफाइड फॉर अंडर इमिग्रेशन रूल्स, बट हमने ह्यूमन राइट्स को कंसिडर करते हुए आपको कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर आपको 2.5 साल का वीज़ा दे दिया, और आपने इस कैटेगरीज के अंदर 10 साल पूरे करने हैं, और अब तो तब आप क्वालिफाइड करोगे इंडेफिनिट के लिए। अब ये चेक कर लें कि जो फर्स्ट डिस्कशन लीव मिली थी आपको, जिस दिन से मिली है, एप्लीकेशन से नहीं, जब वीज़ा लग के आपको पास आया है, फ्रॉम उस कार्ड की डेट से लेके आपने पूरे 10 साल पूरे करने हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि सम टाइम लेट से अगर आपको अगस्त 2012 में वीज़ा मिला था फर्स्ट, और 2.5 साल के बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया और आपका केस पेंडिंग पड़ा रहा, 1 साल लग गया, फिर 2.5 साल का वीज़ा मिल गया, फिर आपने सेकंड अप्लाई किया, फिर साल पड़ा रहा, फिर साल के बाद सम टाइम क्या होता है कि जब आप लास्ट एक्सटेंशन करते हो तो 3-4 महीने बाद जब 10 साल पूरे हो जाते हैं। बट आप याद रखें, आपको आखिरी वीज़ा पूरा करना कंसर्न नहीं है, आपने सिर्फ ये काउंट करना है कि जब आपको फर्स्ट डिस्कशन लीव मिली है, उससे लीगल आपने 10 साल पूरे करते हुए आपने इंडेफिनिट अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कोर्स उस वक्त आपको लाइफ इन यूके B1 पास करना होगा, और फिर आपको इंडेफिनिट मिल जाएगा, और उसके 1 साल के बाद अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। अब सेकंड सवाल आपका आया था यूरोपियन के बारे में। अब यूरोपियन का क्या है कि अगर कोई बंदा यहाँ पे आता है तो उसको पहले प्री सेटलमेंट या सेटलमेंट स्कीम पे अपने आप को अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, हुआ ये कि जो लास्ट ये लोगों ने अप्लाई किए थे वीज़े, तो उनको जून 2021 तक मिले थे, किसी को साल का, किसी को 12 महीने का। जो फर्स्ट बल्कि जनवरी 2022 हुए हैं ब्रेक्जिट के बाद, उन सबको जून तक वीज़े मिलते रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो जून में इंडेफिनिट अप्लाई कर लेंगे, अब उन्होंने एक्सटेंशन अप्लाई करनी, क्योंकि ये ग्रे टाइम था ब्रेक्जिट के बाद। ये दोनों ग्रुप का, जो कि यूरोपियन और ब्रिटिश का, आपस में एक ट्रीटी साइन हुआ था कि हम लोगों ने ब्रेक्जिट साइन कर लिया, लेकिन जो हमारे नेशनल जो रेजिडेंट्स हैं, यूके में रह रहे हैं या यूके वाले यूरोप में रह रहे हैं, उनको हम कम से कम 18 महीने देते हैं कि वो इस दौरान अपने आप को या तो रेगुलेट कर लें इस कंट्री के अंदर, या अपने आप को कंफर्टेबली मूव कर लें। तो वो टाइम अब जून तक चल रहा है। लेकिन अगर आपको जून तक वीज़ा मिला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 5 साल पूरे करने हैं, तो आपको एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर किसी शख्स का यूके में रहते हुए यूरोपियन का 5 साल पूरे हो जाएं जून से पहले, तो वो क्वालिफाइड करेगा कि वो PR अप्लाई कर ले। लेकिन अगर उसके 5 साल नहीं हो रहा है, 2.5 साल, 3 साल, इवन 4 साल, तो उसको फिर एक्सटेंशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और उसके बाद जब उसके 5 साल यूके में हो जाएंगे, तो वो तब क्वालिफाइड करेगा सेटलमेंट के लिए, विच इज़ कॉल्ड द PR, और उसके 1 साल के बाद वो नेशनलिटी अप्लाई करेगा। अगेन, जब यूरोपियन यहाँ PR अप्लाई करते हैं तो उनको लाइफ इन यूके या B1 पास करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब वो नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो फिर उनको ये लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना पड़ेगा। अब थर्ड सवाल आपका ये था कि जो ब्रिटिश नेशनल यहाँ पे हैं, अगर वो किसी को अप्लाई करते हैं तो उनके लिए क्या क्वेश्चन था। उसके लिए अगेन सेम सिमिलर है कि सिर्फ यूरोपियन और ब्रिटिश के डिपेंडेंट के लिए एक ही डिफरेंस आता है कि जो यूरोपियन है उनको जो थ्रेशोल्ड, इनकम थ्रेशोल्ड, वो मीट नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रिटिश एक बंदा या उसके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, जब वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करेगा, तो उस पर यह कंडीशन है कि उनकी इनकम
18,600 प्लस होनी चाहिए। और जो एप्लीकेंट है उसके पास अगर फ़ॉरेन से अप्लाई कर रहा है तो A1 होना चाहिए, अगर विद इन कंट्री स्विच कर रहा है तो उसके पास A2 होना चाहिए, एक्सटेंशन टाइम उसके पास A2 होना चाहिए, और इंडेफिनिट के टाइम जब 5 साल पूरे करते हुए अप्लाई करेगा तो उसके पास B1 होना चाहिए, और साथ उसको लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना पड़ेगा। लेकिन उनको एक कंडीशन, एक प्रोविज़न है कि अगर आप ब्रिटिश के डिपेंडेंट इंडेफिनिट लेते हो तो फिर आपको 12 महीने वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इंडेफिनिट के फ़ौरन बाद भी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे ख्याल में आपके 3 डिफरेंट कैटेगरी के सवाल थे, होप कि आप अंडरस्टैंड किया होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम। जी मैं अपना सवाल बताऊं कि अभी आप लाइव हैं मैडम, पूछें प्लीज सवाल क्या होगा जी प्लीज। अच्छा जी, मेरे 3 छोटे छोटे सवाल हैं। प्लीज। एक सवाल मेरा ये है कि मेरा अनडेफिनेट हुआ था 29 अक्टूबर को 2008 में सिंगल मदर के बिहाफ पर। तो मैंने नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, लेकिन मैं जो है ना वो नहीं पास कर सकती। मैं बहुत कोशिश की है, पास नहीं कर सकती जो इंग्लिश इन्होंने रखी है। उसका कोई चांस है? और सेकंड सवाल दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं यूरोप जाती हूँ तो मुझे वीज़ा लेना पड़ता है, तो क्या ये इंडेफिनिट पर नहीं जा सकते वैसे वीज़े के बगैर? वो भी थोड़ा सा बता दें। ठीक। तीसरा मेरा सवाल ये है कि मैंने इस साल अपने बेटे की शादी करनी है, तो उसकी वाइफ को मंगाने के लिए, बेटा मेरा तो काम करता है, तो आजकल क्या रूल रेगुलेशन है कि उसकी वाइफ को जब हम इधर मंगाएंगे? तो ये मेरे 3 सवाल हैं। ठीक। आप यूरोप क्यों जाती हैं? फैमिली वहाँ पे है, क्या है वहाँ पे? मैं वैसे जाती हूँ घूमने फिरने के लिए। ठीक। मोस्टली मैं होटलों में करती हूँ। ठीक, ओके मैडम, नो प्रॉब्लम। आप के सवाल नोट हो गए, लेकिन कंट्रोल से मुझे ब्रेक का कहा गया है, ब्रेक के बाद आपको आंसर करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले एक मैडम ने सवाल पूछे थे। मैडम पहली बात तो ये है कि रिगार्डलेस आप यहाँ पे सिंगल मम हैं, आप डिपेंडेंट हैं, आप फैमिली के साथ हैं, जो लोग भी जब यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई करते हैं तो उन पे ये कंडीशन है कि उन्होंने लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना है। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन जो ये एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, उसकी मेमोरी शॉर्ट है, या अनफॉर्चुनेटली वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है, या वो डिसेबल है, तो उस सूरत में ये प्रोविज़न है कि उसके आप एग्जामिशन अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए इंतहाई आपको डॉक्टर से कंफर्म करवाना पड़ेगा, डॉक्टर उसको प्रूव करेगा, या फिर अगर आप काउंसलर के साथ रजिस्टर हो डिसेबल, मेंटली तौर पे डिसेबल, तो यस। अदरवाइज़ अनफॉर्चुनेटली जिसने भी यहाँ पे नेशनलिटी अप्लाई करनी है उसको लाइफ इन यूके एंड B1 पास करना उसके लिए मस्ट है। अब सेकंड सवाल था कि जो अगर आप यहाँ पे रह रही हैं तो आपको यूरोप जाना पड़ता है, तो आपको वीज़ा लेना पड़ता है। ये जब तक आपके पास ब्रिटिश नेशनलिटी नहीं होगी, जो लोग यहाँ पे इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के ऊपर होंगे उनके लिए सब पे ये कंडीशन है, या आप अपना नेशनलिटी अप्लाई कर लें, वरना आपको हर दफ़ा जाने के लिए वीज़ा लेना ही पड़ेगा। अब थर्ड सवाल आपका ये था कि आपके बच्चे ने शादी करके वाइफ को बुलाना है। जो लोग यूके के अंदर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है, या उनके पास ब्रिटिश नेशनलिटी है, तो जब वो अपनी वाइफ को बुलाएगा तो उसको 4 शर्तें पूरी करनी है। नंबर 1, जो आपका बेटा है उसने इनकम थ्रेशोल्ड को मीट करना है, जो कि 18,600 पर ईयर्स है। नंबर 2, उसने ये साबित करना है कि उसके पास अकोमोडेशन यहाँ पे सफिशेंट है। नंबर 3 ये है कि जो मैडम हैं, जब वो यहाँ आपकी जो बहू होने वाली हैं, जब वो अप्लाई करेंगी तो उसने एग्ज़ाम पास करना है आर्ट्स का, और जिसके उसके कम A1 एग्ज़ाम रिज़ल्ट होना चाहिए। और नंबर 4 ऑफ कोर्स उनका रिलेशनशिप, उनकी मैरिज होनी चाहिए, और उनके तमाम प्रूफ कि वो अभी भी कॉन्टैक्ट में हैं। वो ये तमाम चीज़ें लगाते हुए वीज़ा अप्लाई करेगा अपनी वाइफ का, तो उनको यहाँ पे वीज़ा मिल जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर जी, सर 2 सवाल हैं मेरे। ठीक, फरमाइए।
हेलो भाई पूछें सवाल क्या आपका, मैं सुन रहा हूँ जी। जी 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 सर जी सर सर एक ते सवाल है सी कि मैं एंटरप्रेन्योर्स वीजा लिया सी ते बच्चे मेरे आए सन मेरा वीजा लैन तो बाद उन्होंने 5 साल नहीं पूरे हुए, लेकिन मेरे को ब्रिटिश पासपोर्ट आ गया। राइट, ठीक है, मैं पूछना सी कि मेरे बच्चों का जो मेरे डिपेंडेंट्स का बच्चों का स्पेशली जो 5 साल पूरे हो जाते वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करवा सकते नहीं या ILR पहला लाना पड़ेगा? ओके, बच्चे कहाँ पैदा हुए थे आपके? बच्चे पाकिस्तान पैदा हुए। ठीक, और कोई सवाल आपका? दूसरा जी सर जी, दूसरा ये कि जो तुम एक्सटेंशन अप्लाई करते हो ज़ारे एक्सटेंशन 2.5 साल दी या 3 साल दी होंगी मेरे PBS डिपेंडेंट्स ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ NHS ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਣੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ फीस जमा करा सकते हैं NHS से। ओके, अब आपकी वाइफ के पास वीजा कौन सा है अभी? Tier 1 डिपेंडेंट ही है? जी PS डिपेंडेंट है, बच्चे भी और वाइफ भी। ओके, नो प्रॉब्लम भाई। पहली बात तो ये सुने कि आप पहले यहाँ पे Tier 1 पे थे, आपने जब आपको वीज़ा मिला आपने यहाँ Tier 1 के, आप फ़ोन पे शेक बंद कर दें जी, TV पे सुने प्लीज़, आपकी बड़ी नॉइस आ रहा है पे। राइट, जो लोग यहाँ पे पॉइंट बेस सिस्टम पे होते हैं उनके पास 2 ऑप्शंस होती हैं, या तो जब वो इंडेफिनिट अप्लाई करें किसी भी कैटेगरी से पूरे 5 साल करते हुए तो अपने बच्चों का या वाइफ का अगर वीज़ा साथ वो क्वालिफाइड करते हैं तो साथ अप्लाई कर दें, तो फिर तो उनको सेम टाइम इंडेफिनिट मिल जाता है। लेकिन अगर कोई पॉइंट बेस्ड डिपेंडेंट अपने हस्बैंड के साथ नहीं अप्लाई करता, जो आपके केस में हुआ है, तो फिर आपके इंडेफिनिट मिलने के बाद उनको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपको डिले नहीं करना चाहिए। जब आपको इंडेफिनिट मिला था तो अच्छा होता आप इमीडिएटली अपनी वाइफ का स्विच करवा लेते एज ए डिपेंडेंट Tier 1 से डिपेंडेंट ऑफ द सेटल्ड पर्सन, ताकि उसके 5 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता उस वक्त से। लेकिन चलो, अभी भी आपको इमीडिएटली जब भी आप अप्लाई करोगे तो आप साल का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। आपने डिपेंडेंट अपने यहाँ पे आपको सेटलमेंट मिल गया है या आपको नेशनलिटी हो गई है, तो अब आपकी वाइफ एज ए डिपेंडेंट ऑफ सेटल्ड पर्सन का वीज़ा अप्लाई करेगी, उसको 2.5 साल का वीज़ा मिलेगा और आपको 2.5 साल की मेडिकल फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अब यू विल बी द लकी कि अगर आप उसको जो 4 साल पहले गुजारे और जो 1 साल आपने गुजारा होगा एज ए डिपेंडेंट ऑफ द सेटल्ड पर्सन, 5 साल के बाद रिस्क लेना चाहो ले लो। लेकिन मुझे लगता है कि अनफॉर्चुनेटली अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आप क्वालिफाइड नहीं करोगे। जब आपकी मिसेज यहाँ पे रहते हुए वीज़ा अप्लाई करेगी एज ए डिपेंडेंट ऑफ द सेटल्ड पर्सन, और तब से उसको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे, उनको एक एक्सटेंशन लेना पड़ेगी और उसके बाद इंडेफिनिट करना पड़ेगा। बट अगर कुछ लोग रिस्क लेते हैं कि जी उनको 2.5 साल का वीज़ा मिल गया, लेकिन जब 5 साल पूरे हुए 4 साल एज ए डिपेंडेंट ऑफ पॉइंट बेस सिस्टम और एक इंडेफिनिट रिस्क लेना हुआ, ट्राई करना केस वक्त पर डिपेंड करता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाय द इमिग्रेशन रूल्स आप क्वालिफाइड नहीं करोगे। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी साहब, मेरे 2 सवाल थे। एक तो ये है कि मैं Tier 1 जनरल की वजह से मुझे पासपोर्ट मिला था ब्रिटिश 2019 के अंदर, और मेरी फैमिली जो है 2015 में आई थी, उनके 5 साल हो गए, तो उनको अभी लास्ट मंथ जो इंडेफिनिट मिल चुका है ना। तो उसमें 2 बेटियां थी और वाइफ थी, वो पाकिस्तान में से आई थी 2015 में। तो अब उनका लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं 1 साल वेट नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नेशनल पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये प्लीज क्लियर करिएगा कि मेरे पास, मैं क्योंकि ब्रिटिश हूँ तो उनको 1 साल वेट करना है या डायरेक्टली मैं अप्लाई कर सकता हूँ। उनको इंडेफिनिट मिल गया कि नहीं अभी? जी पिछले लास्ट मंथ मिल गया उनको। ठीक, राइट। और सेकंड सवाल ये था मेरा कि मेरे वालिद साहब हैं, वो अकेले हो गए, मेरी मदर की थोड़ा डेथ हो गई है, तो वो अकेले हैं वहाँ पे ना। तो उनका मैं अभी 1 आध हफ्ते में अप्लाई करना चाह रहा हूँ विजिट वीजा ना यूके का। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आप विजिट ही करो, डिपेंडेंट करो, कुछ लोग कह रहे हैं कि विजिट, और जब विजिट में वो यही कहते हैं कि आपके कोई टाइज ही नहीं है, आप पाकिस्तान में वापस नहीं जाओगे क्योंकि मैं इकलौता हूँ, कोई भाई बहन नहीं है ना। ऑल तो हमारी प्रॉपर्टियां हैं वहाँ पे, एक घर जिसमें रह रहे हैं, घर हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी हमने शो किया था होम ऑफिस को या वीजे के टाइम पे। ओके ठीक है, मैं सवाल सुनेंगे जी, आप टीवी पे सुनेंगे भाई, 2 सवाल सुनेंगे जी। ओके,
पहली बात तो ये है कि जो आपको साल वेट करना पड़ेगा नेशनलिटी के लिए। अगर आपकी वाइफ ने जब वीज़ा अप्लाई किया उस वक्त आपके दो डिफरेंट सिनेरियो हैं यहाँ पे जी। अगर तो वीज़ा आपको इंडिपेंडेंट मिलता है इस बेस पे कि आप जो ब्रिटिश सेटल पर्सन के या ब्रिटिश सिटीजन के डिपेंडेंट के तौर पे आपको इंडिपेंडेंट मिला हो तो आपको साल वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इमीडिएटली नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी किस्म के पॉइंट बेस्ड सिस्टम से आपको इंडिपेंडेंट मिलता है 5 साल पूरे करते हुए तो फिर आपको साल का वेट करना पड़ता है। अब सेकंड सवाल था कि आपके पेरेंट्स के लिए, देखिए कुछ कौन कह रहा है, हर बंदे की अपनी अप्रोच है, डिपेंड करता है कि आपके सर्कमस्टांसिस क्या कह रहे हैं। क्या आप अपने पेरेंट्स को यहाँ पे विजिटर बुलाना चाह रहे हो या उनको सेटल पर्सन बुलाना चाह रहे हो। अब जो सेटल के लिए आपको उसको इट्स कॉल्ड एल्डर डिपेंडेंट, उसका जो क्राइटेरिया है वो बड़ा हाई है, उसका जो पैरामीटर्स हैं वो ये नहीं कि आपने बोला कि मेरे पेरेंट्स हैं तो मैं सेटल हूँ तो मुझे अप्लाई कर दो। अगर ये पोजीशन उसके लिए साबित करनी कि वो अपने आप को वहाँ पे रहना उनके लिए मुश्किल है, इज़ हार्ड फॉर देम टू बी सर्वाइव, और आप पे वो इंटायरली एंड सोली फाइनेंशियली एंड फिजिकली डिपेंडेंट हैं, अगर ये सिचुएशन नहीं है तो आपका वीज़ा मिलना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन अगर आप समझते हो कि वो वाकई वीक हैं, वो सर्वाइव नहीं कर सकते और डेली बेस की शॉपिंग नहीं कर सकते और आपकी डिपेंडेंसी फिज़िकली उनको सपोर्ट करेगी और वो जब यूके में आएंगी तो आप उसको अकोमोडेट कर सकते हो, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट है कि आप विदाउट रिकॉर्स पब्लिक फ़ंड आप उनको मेंटेन कर सकते हो, और ऑन टॉप ऑफ दैट उनको वहाँ पे रहते हुए कोई उनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उनके पास कोई एसेट्स नहीं हैं और उनको रहना मुश्किल हो रहा है तो फिर ये केस बनता है। लेकिन अगर आपके केस में कि उनके पास अपना घर है, एक और कंस्ट्रक्शन हो रही है, उनके पास पैसे भी आ रहे हैं, उनको भेज भी रहे हैं और माशाल्लाह वेल हेल्दी सेहत ठीक है उनकी, तो फिर ये होम ऑफिस की तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो मेक श्योर करें, अगर आप चाहते हैं ठीक है उनको विजिटर बुला लें। विजिटर आने में देखिए दो डिफरेंट कैटेगरीज है, आप मांग क्या रहे हैं होम ऑफिस से, कि क्या आप ये मांग रहे हो कि हम यहाँ पे सेटल हैं, हमारे पेरेंट्स वहाँ पे सेटल हैं, सिर्फ हमें मिलने आ रहे हैं और उनका जो पर्पज़ है सिर्फ टू विजिट द यूके एंड द फैमिली है, तो फिर ऑफ कोर्स ये आसान है, वीज़ा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हो कि वो मुस्तकिल तौर पे यहाँ पे आके रहना चाह रहे हैं और उनके वापस जाने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर ऑफ कोर्स उनकी जो डिमांड है होम ऑफिस की या केस वर्क की वो ज़्यादा होगी। अब आपने देखना है कि आपके सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और किस कैटेगरी के लिए आपको ज़्यादा सूट करता है। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर रियाज साहब थैंक यू वेरी मच, एक तो आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बहुत वेलकम सर जी पिछले हफ्ते मैंने की थी कॉल आपको, तो मैंने वो एप्लीकेशन नेशनलिटी की विड्रॉ करनी थी, राइट। तो वो जो नेशनलिटी इंक्वायरी एट होम ऑफिस .gov.uk उस पर मैं जब भी मेल भेजता हूँ तो अनडिलीवरेबल वो नहीं डिलीवर होती। और सर दूसरा सवाल ये है कि मैंने जो है ना बायोमेट्रिक कार्ड मेरा गुम हो गया था, वो भी 6 महीने हो गए तो होने वाले हैं, तो उसका भी कोई अभी तक ना कोई एक्नॉलेजमेंट, कोई ईमेल, वो कुछ भी नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ ज़रा दोनों सवाल मुझे समझा देना, थैंक यू। अच्छा, जो आपका सेकंड सवाल है कि आपका बायोमेट्रिक गुम हो गया था, वो नहीं मिल रहा, आपने मांगा उनसे, तो वो तो इशू नहीं है। क्योंकि अगर आपको नेशनलिटी ग्रांट होती तो तभी आपने इनको रिफ़ंड करना है, अगर नहीं भी करोगे तो बोलो मुझे लॉस्ट हो गया, मैंने आपको रिपोर्ट कर दिया था, मेरे ऑक्यूपेशन पे नहीं है या मेरे कब्ज़े में नहीं है, तो अल्लाह खैर सल्ला, उस पर आप इतना ज़्यादा वरी ना करें। अब सवाल आता है कि आपकी नेशनलिटी अप्लाई की थी, विड्रॉ करना चाह रहे हैं, जो आपने कहा यही पोजीशन हो रही है आजकल। ये कोविड का या कोरोना का बड़ा अच्छा एक्सक्यूज़ भी है और हकीकत भी है कि बहुत सारे जो स्टाफ्स हैं वो घर से काम कर रहे हैं और उसकी वजह से काफ़ी सारा बैकलॉग भी काफ़ी सारा चल रहा है, और इवन तो कुछ चीज़ें लेटर भेजते हैं तो वो भी रिस्पॉन्ड नहीं आता। तो बस आप ट्राई करते रहे मेरे भाई। अगर आपको मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कोई बहुत ख़ास रीज़न है तो विड्रॉ करें, अगर कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन देना भूल गए थे, नहीं बता सके थे, तो फिर विड्रॉ ना करें, उनको एक लेटर भेज दें कि ये मेरी पोजीशन थी, मैं उसको ओवरलुक कर गया, याद नहीं रहा, मैं भूल गया या मैंने इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा। अब मैंने वकील से बात की, सोलिसिटर से, उसने मुझे एडवाइस किया और ये मेरा जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो ये हैं, तो इसको प्लीज़ डिसीजन करते हुए इनको भी साथ कंसिडर कर लेना, तो फिर मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं होना चाहिए। एनीवे आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर
सर मैं इटली से आया, एक्चुअली मैं इटली से आया। ओके। 2012 में आया। तो मेरे बच्चा है इधर, 8 साल का मेरा बच्चा है, इधर में हुआ। तो ये बच्चा का पासपोर्ट के लिए मैं बच्चा का भेजा था। हमारा नहीं है, मेरे वाइफ के पेट नहीं है, लेकिन अभी पासपोर्ट ऑफिस में बोला है कि 8 से लेके 13 तक तुम्हारा P45 काम का पेपर भेजो। तो हमें 8 में तो आया ही नहीं है, तो हम वो पेपर हम कहाँ से भेजे? ओके, ये बात है। आप ओके, राइट, ठीक। जो मुझे अंडरस्टैंड हुई है, आपने बोला कि आप 2012 में आए थे, लेकिन होम ऑफिस कहता है कि मुझे 10 साल का रिकॉर्ड दो या 2008 का रिकॉर्ड दो, हम कैसे दे सकते हैं? आप वरी ना करें, जब से आप कंट्री में हैं, होम ऑफिस का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि मांगता है कब से क्या क्या किया। उनको बोलो कि मैं 2012 में आया हूँ, तब से मेरे पास ये रिकॉर्ड है, उससे पहले मैं यहाँ पे था नहीं, तो मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता। लिहाजा आपको 10 से या 12 से या 8 का वरी करने की ज़रूरत नहीं है। शायद समटाइम इन्फॉर्मेशन क्लैश कर जाती है। उनको बोलो कि केम इन द यूके इन 2012 एंड सिंस देम आई एम वर्किंग फ्रॉम ABC, दीज आर द माई डॉक्यूमेंट्स एज एविडेंस, दैट्स इनफ। और वो आपको इससे ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा और आपका साथ यहाँ तक जिन्होंने कॉल किया था उनका शुक्रिया। हमेशा की तरह मुझे इजाज़त, नेक्स्ट ट्यूसडे मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।